नमस्कार। आज हम भारतीय फाइनेंशियल हिस्ट्री की एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ शेयर बाजार बल्कि शायद पूरे देश की आर्थिक सोच को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 1992 के उस मशहूर स्टॉक मार्केट स्कैम की। हाँ, वो दौर जब एक नाम हर्षद मेहता सबकी जुबान पर था। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने बैंकिंग सिस्टम की कह सकते हैं अनदेखी दरारों का फायदा उठाया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी में उथल-पुथल मचा दी थी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ नंबरों या मार्केट के गिरने उठने की नहीं है। सही बात है। ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक आदमी के काम ने लाखों इन्वेस्टर्स की किस्मत पर असर डाला और भारत को अपने फाइनेंशियल रूल्स और निगरानी मॉनिटरिंग सिस्टम पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया। हाँ, इसी घटना ने तो रेगुलेटरी बॉडीज को मजबूत करने की जरूरत सामने लाई। एग्जैक्टली। तो आज इस चर्चा में हमारा इरादा यही है कि इस पूरे मामले की तह तक जाएं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर्षद मेहता ने आखिर ये किया कैसे, वो कौन सी सिस्टम की कमजोरियां थीं जिनका उसने फायदा उठाया, और कैसे ये पूरा खेल खुला। हाँ, कैसे पर्दाफाश हुआ और इसका इंडियन मार्केट, इन्वेस्टर्स और सबसे इंपॉर्टेंट भविष्य के नियमों पर क्या असर पड़ा, क्या स्थायी प्रभाव पड़ा। हमारे पास इस पर कई आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स हैं जिनसे हम वो खास बातें निकालेंगे जो इस घटना को समझने के लिए जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के सेंटर में है हर्षद मेहता। 1990 की शुरुआत में वो मुंबई स्टॉक मार्केट का एक चमकता सितारा था जिसे बिग बुल भी कहने लगे थे लोग। हाँ, सुना है बिग बुल। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा तरीका चल रहा था जिसने बैंकिंग सिस्टम से अनुमान है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए निकालकर शेयर बाजार में झोंक दिए। 5,000 करोड़, ये 1991-92 के हिसाब से तो सोच से भी परे रकम है। हाँ, बहुत बड़ी रकम थी। उस समय शायद भारत के एजुकेशन या हेल्थ बजट से भी ज्यादा। तो सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से? क्या बैंकों ने सीधे सीधे उसे इतना बड़ा लोन दे दिया था? नहीं नहीं, ये डायरेक्ट लोन नहीं था। यहीं पर तो वो चालाकी और सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने वाली बात आती है। मेहता का जो मेन तरीका था वो था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मार्केट में होने वाले रेडी फॉरवर्ड यानी आरएफ सौदों का गलत इस्तेमाल। अच्छा, रेडी फॉरवर्ड सौदे। हाँ, और इसका सबसे कारगर हथियार थी जाली या कह लें कि बिना किसी असली गारंटी वाली बैंक रसीदें, जिन्हें बीआरएस कहते थे, बैंक रसीद्स। ओके, ये बीआरएस और आरएफ सौदे क्या थे? आम भाषा में कैसे समझे इन्हें? देखिए, उस वक्त बैंक्स, खासकर बड़े बैंक, आपस में फंड्स या सरकारी बॉन्ड्स का लेन देन करते थे। तो जब एक बैंक दूसरे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता था लेकिन उसकी डिलीवरी फौरन नहीं हो पाती थी, तो बेचने वाला बैंक एक बैंक रसीद बीआर जारी करता था। वादा थी कि सिक्योरिटीज बाद में दे देंगे और ये प्रूफ भी था कि पैसा मिल गया है। और रेडी फॉरवर्ड सौदा एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन था जहां एक बैंक दूसरे को गवर्नमेंट बॉन्ड गिरवी रखकर थोड़े टाइम के लिए फंड्स उधार देता था। अच्छा। और ये पूरा सिस्टम काफी हद तक आपसी भरोसे पर चलता था। ज्यादातर काम मैन्युअल था, कोई सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन जैसा कुछ था नहीं। तो भरोसे पे टिका सिस्टम और वहीं पर गड़बड़ की गुंजाइश बन गई। बिल्कुल, मेहता और उसके साथियों ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उन्होंने बैंकों के साथ मिलकर, खासकर छोटे और कोऑपरेटिव बैंकों के साथ, ऐसी बैंक रसीदें जारी करवाईं जिनके पीछे असल में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, वो बस कागज के टुकड़े थे, लेकिन बैंकिंग सिस्टम उन्हें असली मानकर लेन देन कर रहा था। सोचिए, ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी ऐसे अकाउंट से चेक काट दे जिसमें पैसा ही ना हो, लेकिन चेक क्लियर होने में जो टाइम लगता है उसका फायदा उठाकर उस काल्पनिक पैसे को कहीं और यूज कर ले। समझ गया। इन्हीं जाली बीआरएस के जरिए मेहता ने बैंकों से भारी फंड्स निकाले और उस पैसे को सीधे स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। इससे मार्केट में एक तरह से फेक मनी या कह सकते हैं फेक लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा फ्लो बन गया। यानी एक ऐसा पैसा जो असल में था ही नहीं, वो मार्केट में घूम रहा था और शेयरों की कीमतें बढ़ा रहा था। ये वाकई सिस्टम इसे पकड़ क्यों नहीं पाया? और इस पैसे से उसने किया क्या? कौन से शेयर्स में ये पैसा गया? इस पैसे का इस्तेमाल कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर्स की कीमतें आसमान पर पहुंचाने के लिए हुआ। कहते थे हर्षद मेहता जिस शेयर को छू लेता वो रॉकेट बन जाता। सबसे फेमस उदाहरण है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज, एसीसी लिमिटेड का। इस कंपनी का शेयर जो कुछ टाइम पहले 200 रुपए के आसपास था, वो बढ़ते बढ़ते 9,000 रुपए के भी पार चला गया। 200 रुपए से 9,000, करीब 45 गुना। हाँ, आप सोचिए जरा, 45 गुना की बढ़ोतरी।
ये किसी भी फंडामेंटल या कंपनी के परफॉर्मेंस से बिल्कुल परे था। ये पूरी तरह से पैसे के जोर पर की गई आर्टिफिशियल बढ़ोतरी थी। 45 गुना, ये तो अविश्वसनीय है। लगता है जैसे कोई जादू चल रहा हो। एसीसी के अलावा और कौन सी कंपनियां थीं? एसीसी के अलावा वीडियोकॉन, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स जैसी कई और कंपनियों के शेयरों में भी ऐसा ही बिल्कुल एबनॉर्मल उछाल देखा गया। मेहता की स्ट्रैटेजी थी कि कुछ चुने हुए शेयरों में इतनी बाइंग करो कि मार्केट में उनकी कमी लगे और दूसरे इन्वेस्टर्स भी बढ़ती कीमतें देखकर उनमें पैसा लगाने लगे। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। इससे एक तरह का बबल बनता गया। और ये सब सिर्फ जाली बीआरएस से नहीं हो रहा था। इसमें जाली या गलत इस्तेमाल किए गए स्टैम्प पेपर्स का भी यूज हुआ ताकि इन डील्स को लीगल दिखाया जा सके। अच्छा, स्टैम्प पेपर्स भी? हाँ, ये पूरा मैकेनिज्म मार्केट में लिक्विडिटी का एक ऐसा भ्रम पैदा कर रहा था जहां लग रहा था कि इकोनॉमी और मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में इसकी नींव खोखली थी। यह लिक्विडिटी का भ्रम ही इस पूरे खेल का क्या कहते हैं सार था। तो ये जो तेजी का गुब्बारा फुलाया जा रहा था, ये आखिर फूटा कैसे? हाँ, और इस स्कैम का पर्दाफाश करने का क्रेडिट जाता है जर्नलिस्ट सुचेता दलाल को। वो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखती थीं। हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है इस केस में। बिल्कुल। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसके अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ियां हैं और इसका सीधा लिंक हर्षद मेहता के ट्रांजैक्शन से है। और उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया? हाँ, 23 अप्रैल 1992 को सुचेता दलाल का एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, जिसकी हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि हर्षद मेहता की 500 करोड़ रुपए की हेराफेरी एसबीआई के बही खातों में पकड़ी गई। इस एक आर्टिकल ने समझिए पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में भूचाल ला दिया। जो कानाफूसी पहले से चल रही थी वो अब एकदम खुलकर सामने आ गई। जाहिर है, इस खुलासे के बाद तो मार्केट में हड़कंप मच गया होगा। क्या हुआ एकदम से? हड़कंप से कहीं ज्यादा मार्केट में पैनिक फैल गया। जिन शेयर्स की कीमतें आसमान छू रही थीं, वो ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। बाप रे! इन्वेस्टर्स में भगदड़ मच गई। हर कोई अपने शेयर्स बेचकर बस निकलना चाहता था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स कुछ ही दिनों में बुरी तरह क्रैश हो गया। लाखों छोटे और मंझले इन्वेस्टर्स, जिन्होंने अपनी शायद जीवन भर की पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि वो भी इस तेजी का फायदा उठाएंगे, वो बुरी तरह फंस गए। उनका पैसा डूब गया। कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, कोई अंदाजा है? अनुमान लगाया जाता है कि इस मार्केट क्रैश की वजह से इन्वेस्टर्स की वेल्थ में, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन में, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 1 लाख करोड़? हाँ, इसको कॉन्टेक्स्ट में रखने के लिए उस समय भारत की कुल जीडीपी ही कुछ लाख करोड़ की थी। ये नुकसान इतना बड़ा था कि इसने इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। ये अमाउंट उस वक्त भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज के सालाना बजट के टोटल से भी ज्यादा था। ओह! तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट स्कैम नहीं था, ये एक नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस बन गया था। 1 लाख करोड़, ये वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस खुलासे और मार्केट के क्रैश होने के बाद इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन तो तेज हुआ होगा। बिल्कुल। अप्रैल 1992 में खुलासे के फौरन बाद सरकार और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हरकत में आ गईं। सीबीआई को जांच सौंपी गई। मई-जून 1992 तक इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी बढ़ चुका था। जून 1992 में हर्षद मेहता, उसके भाई अश्विन और सुधीर मेहता और कई साथियों के ऑफिसेज और घरों पर रेड्स हुईं। इसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, जिसमें न सिर्फ मेहता भाई बल्कि स्कैम में शामिल होने के आरोप में कई नेशनलाइज्ड और फॉरेन बैंकों के टॉप ऑफिशियल्स भी शामिल थे। और हर्षद मेहता पर लीगली क्या चार्जेस लगे? क्या उसे सजा मिल पाई? ये प्रोसेस तो काफी लंबा चला होगा। हाँ, लीगल प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड और लंबा चला। मेहता और बाकी आरोपियों पर आईपीसी की कई सीरियस धाराएं लगीं, जिनमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी 120B, चीटिंग आईपीसी 420, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी 406, 409 और फॉर्जरी व जाली डॉक्यूमेंट्स का यूज आईपीसी 468, 471 शामिल थीं। अच्छा खासा लिस्ट है। हाँ, और साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत भी केस दर्ज हुए। कई साल तक मुकदमा चला। आखिर में सितंबर 1999 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हर्षद मेहता को इस स्कैम से जुड़े एक मामले में दोषी पाया और 5 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई। क्या ये सजा कंफर्म हुई? मेहता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की,
लेकिन जनवरी 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हालांकि इससे पहले ही 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता की कस्टडी में ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। ओह, तो सजा काटने से पहले। हाँ, उसके डेथ के बाद उसके खिलाफ चल रहे कई मामले तो खत्म हो गए, लेकिन उसके भाइयों, दूसरे साथियों और बैंक अधिकारियों पर लीगल एक्शन अलग-अलग मामलों में चलता रहा, जिनमें से कुछ में सजाएं भी हुई। ये पूरी लीगल लड़ाई दशकों तक चली, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी दिखाती है। और इस दौरान बैंकों का क्या रिएक्शन था? उनकी भूमिका और इमेज दोनों पर सीरियस सवाल उठ गए थे। बैंकों के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक था। उनके मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स की कमी साफ दिख गई थी। फौरी तौर पर बैंकों ने सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन से जुड़े फंड्स को फ्रीज करना शुरू किया। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, खासकर सीबीआई और आरबीआई की बनाई जानकी रमन कमेटी के साथ पूरा कोऑपरेट किया, डॉक्यूमेंट्स दिए और फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने अपने क्रेडिट यानी लोन देने और कोलैटरल यानी गिरवी रखने के रूल्स को काफी सख्त कर दिया। कई बैंकों ने इंटरनल जांच भी की और दोषी पाए गए एम्प्लॉयज पर एक्शन भी लिया। तो ये स्कैम एक तरह से इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने दिखा दिया कि सिस्टम में कितनी बड़ी कमियां थी। क्या इसके बाद कुछ ठोस और परमानेंट सुधार भी हुए? हाँ, और शायद यही इस पूरे एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव नतीजा है। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो इस स्कैम ने भारत के फाइनेंशियल मार्केट के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की नींव रखी। जैसे कि सबसे बड़ा कदम था 1988 में बनी रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को असली पावर देना। 1992 में सेबी एक्ट पास हुआ, जिसने सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया और उसे मार्केट को मॉनिटर करने, रूल्स बनाने, ट्रांसपेरेंसी लाने और सबसे जरूरी फ्रॉड और मैनिपुलेशन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बड़े अधिकार दिए। मतलब पहले सेबी के पास दांत नहीं थे, अब मिल गए। एक तरह से कह सकते हैं, पहले ज्यादातर एडवाइजरी रोल था, लेकिन अब वो एक पावरफुल रेगुलेटर बन गई। सेबी का मजबूत होना तो एक बड़ा कदम था। ट्रेडिंग के तरीकों में भी क्या कुछ बदलाव आया? क्योंकि वो पुराना सिस्टम शायद मैनिपुलेशन के लिए ज्यादा आसान था। बिल्कुल सही पॉइंट है। उस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में ओपन आउटक्राई सिस्टम था, जहां ब्रोकर्स फ्लोर पर चिल्लाकर सौदे करते थे। इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और कीमतें मैनिपुलेट करने की गुंजाइश ज्यादा थी। हाँ, फिल्मों में देखा है वो सीन। वही तो इस स्कैम ने कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की जरूरत को हाईलाइट किया। इसी बैकग्राउंड में 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई बना, जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बेस्ड था। बीएसई ने भी बाद में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अपना ली। इस बदलाव ने ट्रांजैक्शंस में जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी लाई, सौदों का रियल टाइम ऑडिट ट्रेल मुमकिन हुआ और मैनिपुलेशन करना काफी मुश्किल हो गया। और बैंकों के बीच के लेन देन, खासकर वो बीआरएस और आरएफ सौदों को लेकर क्या नियम बदले? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बैंकों के बीच होने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस और इंटरबैंक लेंडिंग के लिए बहुत सख्त गाइडलाइंस जारी की। बीआरएस के इस्तेमाल को लिमिट किया गया और उनके वेरिफिकेशन के कड़े नियम बने। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन के लिए एक सेफ डिपॉजिटरी सिस्टम और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की नींव रखी गई, जिससे सेटलमेंट ज्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट हो गया। इन सुधारों ने उस खास तरीके को लगभग खत्म ही कर दिया जिसका इस्तेमाल हर्षद मेहता ने किया था। तो इन सब टेक्निकल और रेगुलेटरी बदलावों का आम इन्वेस्टर और मार्केट पर क्या असर पड़ा? क्या लोगों का भरोसा लौटा? देखिए, भरोसे को लौटने में टाइम लगा। इस स्कैम ने आम आदमी की नजर में स्टॉक मार्केट को एक सट्टे का अड्डा जैसा बना दिया था। हाँ, ये धारणा तो बन गई थी। लोगों में ये फीलिंग थी कि मार्केट में बड़े खिलाड़ी छोटे इन्वेस्टर्स को लूटने के लिए बैठे हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। सेबी ने इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए कई कैंपेन चलाए। कंपनियों के लिए डिस्क्लोजर नॉर्म्स मतलब जानकारी पब्लिक करने के नियम सख्त किए गए। धीरे धीरे इन सुधारों की वजह से खासकर नई पीढ़ी के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आने लगा। लेकिन ये स्कैम एक सबक की तरह हमेशा याद रखा गया
कि भाई मार्केट में रिस्क है और सावधानी बहुत जरूरी है। और कल्चरली भी इस कहानी ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी है ना? इस पर बुक्स, फिल्में और हाल ही में एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज भी बनी। हाँ बिल्कुल, हर्षद मेहता की कहानी में ड्रामा है, एम्बिशन है, पैसा, धोखा और आखिर में गिरावट, सब कुछ है। इसने राइटर्स और फिल्म मेकर्स को हमेशा खींचा है। कई किताबें लिखी गईं, जिनमें सुचेता दलाल और देबाशीष बसु की द स्कैम, हु वन, हु लॉस्ट, हु गॉट अवे काफी फेमस रही। हाँ, वो तो बेस्ट सेलर थी। और 2020 में आई वेब सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी, नहीं तो इस कहानी को एक नई जनरेशन के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी दिला दी। उसने न सिर्फ उस दौर को जिंदा किया, बल्कि स्कैम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज थी उन्हें भी आम ऑडियंस के लिए समझना आसान बनाया। इसने फिर से उन सवालों को ताज़ा कर दिया कि ऐसा कैसे हुआ और क्या दोबारा हो सकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हर्षद मेहता ने 1990s की शुरुआत में बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों, खासकर वो भरोसे वाले बीआर सिस्टम और आरएफ सौदों का गलत इस्तेमाल करके भारी पैसा स्टॉक मार्केट में डाला। इससे कुछ शेयरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फिर जर्नलिस्ट सुचेता दलाल के खुलासे के बाद अप्रैल 1992 में ये बबल फूटा, मार्केट क्रैश हुआ और इन्वेस्टर्स को करीब 1 लाख करोड़ का भारी नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान। इसके बाद लंबी जांच और लीगल कार्रवाई हुई, मेहता को सजा भी हुई, हालांकि उसकी डेथ पहले हो गई। लेकिन सबसे स्थायी असर रहा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का। सेबी मजबूत हुई, स्क्रीन बेस्ड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग आई और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के नियम सख्त हुए, जिसने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल दी। एकदम सही। ये स्कैम इंडियन फाइनेंशियल हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इसने दिखाया कि बिना रोक टोक वाली महत्वाकांक्षा और सिस्टम की कमियां मिलकर कितना बड़ा नुकसान कर सकती है, लेकिन साथ ही इसने एक ज्यादा मजबूत और ट्रांसपेरेंट मार्केट की नींव भी रखी। और आखिर में एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे और जो इन्हीं सब बातों से निकलता है। हमने देखा कि कैसे 1992 में मैनुअल प्रोसेस, भरोसे पर आधारित सिस्टम और कमजोर निगरानी का फायदा उठाया गया। आज हम एक बेहद डिजिटल, आपस में जुड़े हुए और कहीं ज्यादा रेगुलेटेड फाइनेंशियल दुनिया में हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, एल्गोरिथम ट्रेड कर रहे हैं, रेगुलेटर्स पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि इस तरह की बड़ी सिस्टमैटिक धोखाधड़ी या फेलियर की पॉसिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। टेक्नोलॉजी और रूल्स यकीनन पहले से कहीं बेहतर प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन क्या वो बिल्कुल अभेद्य हैं? शायद नहीं। फ्रॉड करने के नए तरीके हमेशा खोजे जा सकते हैं और इंसान का लालच या गलतियां, उनकी गुंजाइश तो हमेशा रहती है। शायद 1992 का स्कैम हमें यही याद दिलाता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में अलर्टनेस, मजबूत एथिक्स और इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत हमेशा रहेगी, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए।